शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात छठ महापर्व की, क्योंकि लोक आस्था के इस महापर्व के शुरू होने में बस चंद ही घंटे बाकी बचे हैं। नहाय खाए के साथ कल से 4 दिनों के इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में छठ पूजा के लिए तमाम घाट और बाजार सजकर तैयार हैं। छठ व्रती इस पर्व को मनाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। छठ पूजा का ये पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है। छठ पर्व के दौरान व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देकर जीवन में सुख समृद्धि और संतानों के कल्याण की कामना करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक आया तो पवित्र नदियों, सरोवरों और तालाबों के किनारे इसकी रौनक दिखने लगी। कहीं साफ सफाई के बाद घाटों को सजाने और संवारने का काम चल रहा है और कहीं आर्टिफिशियल तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि महापर्व के दौरान छठ व्रती सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकें। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये महापर्व वैसे तो बिहार और झारखंड में खासा लोकप्रिय है, मगर अब इस महापर्व को देश के दूसरे राज्यों में भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। यही वजह है कि छठ पर्व को लेकर देश के दूसरे शहरों में भी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि सुबह से नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली और मुंबई से आई तस्वीरों में छठ पूजा से जुड़ी इन्हीं तैयारियों को देखा जा सकता है। ITO यमुना घाट पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके पहले ही आप देखिए जो तमाम महिलाएं हैं वो यमुना में किनारे पर पहुंच चुकी हैं, उसमें डुबकी लगा रही हैं, उसमें स्नान कर रही हैं और एक तरह से वो भी तैयारियां देखने के लिए आई हैं। गंगा जी देखिए, ऐसी अब छठ मैया को संबोधित करती हुई, यमुना जी को संबोधित करते हुए उद्घोष ये लोग लेकर आए हैं। पूजा की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। मान्यता इनकी ये है कि घर में चूल्हा बनाने से पहले वो चूल्हा जिस पर छठ पूजा का सारा सामान बनता है, बिल्कुल अलग से बनाया जाता है, उसको बनाने से पहले यमुना में डुबकी लगाने आए हैं। यही परंपरा है। मुंबई महानगर पालिका ने जिन 60 जगहों को अनुमति दी है जहां पर छठ की पूजा की जा सकती है, उनमें से ही एक ठिकाना जुहू बीच का भी है और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं। पहले तस्वीरों से देखें, दरअसल यहाँ पर हमेशा ही भीड़ होती है क्योंकि पर्यटक स्थल है, लोग अपने परिवार से एंजॉय करने आते हैं। लेकिन जब भी बात छठ पूजा की हो तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा मंच यहाँ पर बनकर इस समय तैयार कर दिया गया है। ये वही मंच है जहाँ पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो आएंगे ही, साथ ही साथ कई सेलिब्रिटी भी आएंगे। क्या कुछ व्यवस्था इस बार जुहू में देखी जाएगी? जी, BMC ने अब तक ये प्लानिंग की थी कि लगभग 20 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे पूरे जुहू चौपाटी के ऊपर में, 20 या 30। आज लोढ़ा जी ने सख्त निर्देश दिए कि कम से कम 75 चेंजिंग रूम, 75 से लेकर 100 तक कम से कम बनना चाहिए जुहू चौपाटी के ऊपर में। ये हो गई चेंजिंग रूम। BMC पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कर रही है, लाइफ गार्ड की व्यवस्था कर रही है, लाइफ बोट की व्यवस्था कर रही है, प्लस खाने पीने की जो विषय है, छठ पूजा है, निर्जल उपवास है, सभी को पता है। लेकिन जो परिवार उनके, जैसे मैंने कहा, एक परिवार में 6-7 सहायक लोग होते हैं, वो तो कुछ खाते पीते हैं या तो वो तो कुछ पानी पीते हैं। उसके लिए पानी की व्यवस्था BMC द्वारा और महासंघ छठ उत्सव महासंघ के द्वारा भी कराई जा रही है। 4 दिनों के इस महापर्व के पहले दिन नहाए खाए की खास परंपरा है, जिसके तहत सुबह सबसे पहले छठ व्रती पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करेंगे। इसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, जिसके बाद छठ व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इस पवित्र पर्व की एक खासियत ये भी है कि इस पर तैयार किया जाने वाला प्रसाद और भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होता है। व्रत के दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे छठ व्रती खाते हैं। साथ ही इस पूजा में सबसे लोकप्रिय प्रसाद है ठेकुआ, जिसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है, संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए
पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है, वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं, तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। छठ का ये महापर्व प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना से जुड़ा है। लिहाजा इस पर्व के दौरान जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो उस वक्त प्रसाद के रूप में सूपा में केला, गन्ना, नारियल, सुपारी, ठेकुआ, नींबू, सिंघाड़ा और आंवला जैसी चीजें रखी जाती हैं। प्राकृतिक जितने विषय हैं आप गौर करेंगे, ऐसा कोई भी पदार्थ भगवान को इसमें भोग हम नहीं लगाते हैं जिसका प्रकृति से संबंध न हो। कृत्रिम किसी वस्तु का इसमें भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। तो ये एक संदेश है मानव जाति के लिए कि हम प्रकृति के साथ प्रकृति की उपासना करें। जैसा कि एक है तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान सूर्य के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है, हम प्राकृतिक विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, खाद्यान्नों के माध्यमों से अथवा कंदमूल के माध्यम से अथवा जल के माध्यम से, जिस जल का हम दान करते हैं वो भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से मानव और प्रकृति के संबंधों का त्यौहार है। वहीं छठ के इस पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक दिखाई देने लगी है। बाजार में लोग पूजा पाठ से जुड़ा सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। रांची से लेकर रामगढ़ तक या फिर देश का कोई और बाजार हो, लोग जोर शोर से छठ पूजा से जुड़ी खरीदारी में जुटे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए रांची के जिला स्कूल में मेक शिफ्ट बाजार सजता है। छठ के तमाम सामान जो है यहाँ पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो सुपारी है, फिर ड्राई फ्रूट जो है वो मिल रहे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत होता है, बद्धी जिसको कहते हैं। वर्ती जो है पूजा के बाद अपने परिजनों को इसको पहनाती हैं, चढ़ा हुआ होता है। ऑरेंज सिंदूर है, इसका इस्तेमाल होता है। ये नारियल है, इसका इस्तेमाल होता है। छुहारे हैं, ये इसको जो है लगाया जाता है दरवाजों पे और सूप में लेकर इसको चढ़ाया जाता है। ये तमाम चीज़ों का बाजार सज चुका है। पूरा बाजार जो है सूप और दौरे का है और ये सब बिल्कुल जो है आपको ऐसा है जो आपको संस्कृति से जोड़ता है। बिल्कुल ऐसे चीज़ें हैं जो पहले प्रकृति से मिलती थी लोगों को, यानी बांस से बने सूप और दौरे, जिसका इस्तेमाल जो है वो व्रत के लिए किया जाता है। शुद्ध माना गया है इसको। केले के कांदे जो है इसका जो है बिल्कुल उपयोग होता है और अर्घ दिया जाता है। लोक आस्था के जो गीत बने हुए हैं उसमें भी जो है केला आप हर जगह सुनेंगे, केला के पत्तों के बारे में, केला फल के बारे में। तो इस बार केला आपको सस्ता मिलने वाला है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दोनों की पूजा से सिर्फ अच्छी सेहत ही नहीं बल्कि परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और आर्थिक समृद्धि भी आती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, रांची से सत्यजीत कुमार, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है दिल्ली से, जहां दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। नौबत ये आ गई कि इस प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानी होने लगी। लोगों को इस प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए पहली बार राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी हो रही है। एक दिन पहले कृत्रिम बारिश के लिए ट्रायल भी किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा है, जिसके बाद अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 तारीख को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है।
दिल्ली के आसमान में छाया ये स्मॉग दिन ब दिन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों, सांस के मरीजों और उन लोगों की जो सुबह सुबह टहलने या फिर जरूरी कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लोगों को वायु प्रदूषण की समस्या से बचाने के लिए वैसे तो ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू हैं, मगर वायु प्रदूषण की समस्या पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया गया है। खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने से पहले इसका ट्रायल किया जा चुका है। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया गया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि एक दिन पहले आईआईटी कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली तक और वापस आईआईटी कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई, जिसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र में पायरो तकनीक का उपयोग करके क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इस ट्रायल का उद्देश्य मशीनरी और प्रक्रियाओं की जांच करना था, ताकि जब कृत्रिम बारिश कराई जाए तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए, फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग की ये तकनीक क्या है, अब इसे भी जान लेते हैं। दरअसल कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग एक प्रकार से मौसम में बदलाव का वैज्ञानिक तरीका है, जिसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। इस बारिश के लिए सेस्ना जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे विमान को बादलों के बीच से गुजारा जाता है और उससे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड को नमी वाले बादलों में छोड़ा जाता है। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती हैं। यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हो और हवा में नमी भी हो। इसमें हम फ्लेयर्स माउंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड अंदर एक कंट्रोलर है। तो हम अगर लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है, लेफ्ट में मान लीजिए नंबर 3 सेलेक्ट करना है, हम कंट्रोलर को लेफ्ट 3 करेंगे एंड वहाँ से फायर करेंगे। सो इट इज़ फ्लेयर बर्न करेगा और बर्न करने के बाद उसके जो भी पार्टिकल्स ग्रैन्यूल्स हैं, ये क्या है इनके? ये इसके कनेक्टर्स हैं सर। इसमें वायर, उसका फ्लेयर का वायर लगेगा इसमें। ये इस तरीके से जाकर के ये इसके ऊपर लग जाएगा। ओह, इसमें वायर्स होंगे, वायर्स जाकर के इनमें लग जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एंड ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकली अंदर से फायर करेंगे तो ये बर्न करेगा। कृत्रिम बारिश से जुड़ी इन तैयारियों के बीच मौसम विभाग की तरफ से भी गुड न्यूज सामने आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 अक्टूबर से एक्टिव होने की उम्मीद है, जिसके असर से 27 अक्टूबर की शाम से 28 अक्टूबर की सुबह के दौरान 1 या 2 बार दिल्ली में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते भारतीय सेना के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 89,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसने थल सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता, निगरानी और लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि होगी। सेना को जहां एक और ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है, वहीं उसकी युद्ध क्षमता, रणकौशल और सटीक रणनीति की टेस्टिंग भी हो रही है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना ने थार शक्ति नाम से वॉर एक्सरसाइज की, जिसमें आर्टिलरी ब्रिगेड से लेकर रोबोट म्यूल तक ने अपनी ताकत का परिचय दिया। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित इस बड़े पैमाने के अभ्यास में रेगिस्तान युद्ध स्थितियों में भारत की बढ़त रक्षा तैयारियों और परिचालन क्षमता को देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली।
रेतीली धरती पर भारतीय सेना के युद्ध कौशल और रणबांकुरों की रणनीति के जबरदस्त तालमेल की ये झलक भर है। यहाँ एआई से लैस रोबोटिक म्यूल का हुनर दिखाई दिया। वहीं आर्टिलरी ब्रिगेड के बाहुबली टैंकों के युद्ध कौशल की झलक दिखाई दी। साहस और पराक्रम से लबरेज भारतीय सेना के जाबाज जब उड़न खटोले से उतरे तो अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दिया। ये देख सबकी निगाहें मानो थम सी गई। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा से सटे लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर में अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया थार शक्ति वॉर एक्सरसाइज। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना की पीठ थपथपाने और उसके शौर्य को देखने के लिए राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने थार शक्ति एक्सरसाइज में सेना की क्षमता को परखा और पाकिस्तान को दो टूक नसीहत भी दी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से आयोजित इस एक्सरसाइज में रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध हालात और भारत की रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। लोंगेवाला बॉर्डर पर हुए एक्सरसाइज में अटोर N1200 जैसे उन्नत वाहनों ने रफ्तार और ताकत का संगम दिखाया। वहीं अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर वॉर जोन में एक्शन में नजर आए। लोंगेवाला वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन को करारी मात दी थी। थार शक्ति अभ्यास के जरिए सेना ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों कभी निष्क्रिय नहीं रहते, वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी। थार शक्ति वॉर एक्सरसाइज का मकसद वास्तविक युद्ध जैसे हालात में भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन का परीक्षण करना था। एक्सरसाइज में बैटल टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैक्ट व्हीकल, हेलीकॉप्टर के साथ ड्रोन शामिल रहे। थार शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें रेगिस्तानी परिस्थितियों में जमीनी युद्ध, संयुक्त अभियान और तकनीकी युद्धक रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर में राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मुलाकात की और उनके साथ बड़ा खाना में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तनोट मां मंदिर का भी दौरा किया, जहां 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी विमानों ने बम गिराए थे, लेकिन वो फटे नहीं। इसे तनोट माता का ही आशीर्वाद माना जाता है। जहां तक लोंगेवाला की बात है तो 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ी गई बैटल ऑफ लोंगेवाला इसका सबूत है कि एक एक भारतीय सैनिक में कितना साहस और शौर्य होता है। 1971 के युद्ध के वक्त महज 120 भारतीय सैनिकों ने रात भर 4000 पाकिस्तानी सैनिक और 45 टैंकों का सामना किया। भारतीय वायुसेना की मदद से पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गईं, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। लोंगेवाला ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी घुसपैठ रोकी और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सीमा को सुरक्षित रखा। आज लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और पर्यटक स्थल के रूप में देशभक्ति की मिसाल है। तनोट माता मंदिर और नष्ट टैंक इसकी वीरता और इतिहास की याद दिलाते हैं। ये स्थल पाकिस्तान के लिए भी एक कड़वा सबक है कि कम संख्या में भी भारतीय सेना कितने पराक्रमी और रणनीतिक रूप से सक्षम होती है। एक्सरसाइज के साथ साथ भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज भी दी जा रही है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों में निवेश का फैसला लिया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सेनाओं के लिए नई मिसाइल्स, वाहन
और नौसैनिक तोपें खरीदने की योजना को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए लगातार नए प्रोक्योरमेंट्स कर रहा है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के अलग अलग रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए प्लान तैयार है। डीएसी ने नौसेना के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये नौसेना को समंदर में हमले, रक्षा और राहत कार्यों में निपुण बनाएगी। वहीं थल सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए डीएसी ने 3 प्रमुख उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। नाग मिसाइल सिस्टम, MK2 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल विद मटेरियल हैंडलिंग क्रेन। वहीं नेवी की क्षमता को मजबूत करने के लिए 30 mm नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट एम्यूनिशन खरीदा जाएगा। डीएसी ने भारतीय सेना के 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। ये AON यानी आवश्यकता की स्वीकृति है, यानी खरीदारी की शुरुआत है। तैयारी की जा रही है न सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों के लिए बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए और कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को इंटीग्रेट किया जाए, यानी तीनों मिलकर किस तरह से एक लड़ाई लड़ सकते हैं उसकी तैयारी की जा रही है और उसका एक नमूना ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत तमाम हथियार खरीदे जा रहे हैं और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की इस मंजूरी के बाद तेज गति से इन हथियारों की खरीद के लिए नया प्रोक्योरमेंट मैनुअल भी रिलीज कर दिया गया है। सेना के लिए रक्षा खरीद से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता, निगरानी व्यवस्था और लॉजिस्टिक सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं और बताया जा रहा है कि ये फिल्म सुपर कमांडो ध्रुव पर बेस्ड रहेगी। खबरें ये भी है कि आर्यन अब भारत का पहला बॉलीवुड सुपर हीरो यूनिवर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो राज कॉमिक्स के फेमस किरदारों पर बेस्ड होगा और इस सीरीज की शुरुआत सुपर कमांडो ध्रुव से होगी। बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद सुपर कमांडो ध्रुव। क्या बॉलीवुड में होगा सुपर हीरो सीरीज का आगाज? क्या आर्यन खान संभालेंगे सुपर हीरो सीरीज की कमान? हाल ही में OTT पर रिलीज हुई सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए आर्यन खान ने अपनी डायरेक्शन का टैलेंट दिखाया। इस सीरीज को समीक्षकों की खूब सराहना मिली। आर्यन के निर्देशक की खूब तारीफ हुई। आर्यन ने दिखा दिया कि सिनेमा की समझ उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और अब खबर है कि आर्यन अब एक और मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं। आर्यन खान एक बिल्कुल नए जोनर सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स में कदम रख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन अब भारत का पहला बॉलीवुड सुपर हीरो यूनिवर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो राज कॉमिक्स के लोकप्रिय किरदारों पर आधारित होगा। इस सीरीज की शुरुआत सुपर कमांडो ध्रुव से होगी, इसके बाद डोगा पर फिल्म बनेगी। आर्यन के सुपर हीरोज का सफर यही खत्म नहीं होगा। खबर है कि ध्रुव और डोगा के अलावा नागराज और परमाणु पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए आर्यन भारतीय सिनेमा में VFX और कहानी को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने राज कॉमिक्स के संस्थापक गुप्ता मंधोर के साथ मिलकर इस मेगा फ्रेंचाइजी की प्लानिंग शुरू कर दी है। खबर है कि सुपर कमांडो ध्रुव पर आधारित पहली फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2026 में की जाएगी, जबकि फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होगी और दिसंबर में फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब भारतीय सुपर हीरो यूनिवर्स को इतने बड़े पैमाने पर पर्दे पर उतारा जाएगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।